पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए कोशां। चेयरमैन अफगान कौमी मफामती काउंसिल अब्दुल्ला 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने इस्तकबाल किया। अब्दुल्ला सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकातें भी करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर आज फिर समाअत। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गए। अदालत के एतराफ़, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, एंटी रॉयड फोर्स के दस्ते लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और एतराफ़ में तैनात। दूसरी जानिब लीगी कारकुन भी शहबाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए जमा हो गए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जाली अकाउंट के 3 ज़िमनी रेफरेंसेस पर आज जरदारी और दूसरों पर फर्द जुर्म आयद होगी। अदालत ने आसिफ अली जरदारी समेत दीगर मुलजिमों पर तीनों करप्शन रेफरेंसेस में फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म दे रखा है। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी की 3 ज़िमनी रेफरेंसेस खारिज करने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थीं। कराची समेत सिंध भर में तमाम सरकारी और निजी स्कूल आज से मुकम्मल तौर पर खुल गए। सूबे भर में प्री प्राइमरी से मिडिल क्लास का तदरीसी अमल भी बहाल हो गया। सूबाई वज़ीर तालीम का SOPs पर अमल दरामद न करने पर सख्त कार्रवाई का ऐलान। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 566 नए केसेस रिपोर्ट। एक दिन में मजीद 9 मरीज जान की बाजी हार गए। NCOC के मुताबिक कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 6466 हो गई। अब तक 2,96,022 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज पेशावर जाएंगे। गवर्नर, वज़ीर आला और KP काबीना के अरकान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म को खैबर पख्तूनख्वा में जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। तलाल चौधरी का पुलिस को बयान देने से गुरेज। तहकीकाती टीम के आने से पहले ही लीगी रहनुमा अस्पताल से जा चुके थे। ASP अब्दुल खालिक के मुताबिक तलाल चौधरी अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके थे। भाई के मुताबिक तलाल चौधरी खुद हकाइक बताएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं तलाल चौधरी को भागने नहीं देंगे। पहला मुतासरा शख्स है जो आगे आगे है और कानून दादरसी के लिए पीछे पीछे। अब देखते हैं मरीम नवाज तलाल चौधरी को कब पार्टी से निकालती हैं। नवाज शरीफ की तकरीर के बाद नून लीग में बगावत शुरू हो चुकी है। जमानत की दरख्वास्त पर आज फिर समाअत होगी। शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गए। 2 रुकनी बेंच दरख्वास्त पर समाअत करेगा। शहबाज शरीफ ने गिरफ्तारी के खदशे पर अदालत से रुजू कर रखा है। मजीद तफसीलात जानते हैं। हमें ज्वाइन की हमारे नुमाइंदे नदीम चौधरी ने। नदीम चौधरी, अपडेट कीजिएगा। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं, जहां पर लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी डिवीजन बेंच शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में तौसीक के हवाले से उनकी जो दरख्वास्त है उस पर समाअत करेगा। न सिर्फ शहबाज शरीफ बल्कि मुस्लिम लीग नून की तकरीबन तमाम की तमाम जो आला क़यादत है वो भी इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में कमरे अदालत के अंदर पहुंच चुकी है। राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब समेत लाहौर की जो मकामी क़यादत है वो यहाँ पर मौजूद है। उसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट के बाहर बड़ी तादाद में जो लीगी कारकुन हैं वो भी जमा है, जिनमें खवातीन की भी बड़ी तादाद शामिल है। जब शहबाज शरीफ यहाँ पर पहुंचे तो लीगी कारकुनों ने शदीद नारेबाजी की और काफी देर तक शहबाज शरीफ की गाड़ी को अपने घेरे में लिए रखा और मुसलसल हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। शहबाज शरीफ की पेशी के हवाले से पुलिस ने भी सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम कर रखे हैं। न सिर्फ अदालत में बल्कि लाहौर हाई कोर्ट के अतराफ में पुलिस ने सिक्योरिटी के इंतहाई कड़े इंतजाम करते हुए एंटी राइट फोर्स के जो दस्ते हैं उनको तैनात कर रखा है। किसी भी गैर मुतालिका शख्स को बगैर चेकिंग के अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही। कुछ लीगी कारकुन अंदर आने में कामयाब हुए, लेकिन आज लाहौर हाईकोर्ट के अहाते के अंदर शहबाज शरीफ की आमद पर नारेबाजी नहीं हुई। लेकिन बाहर लाहौर हाईकोर्ट के बाहर का जो हिस्सा है
वहाँ पर लीगी कारकुनों ने खासी यहाँ पर शदीद नारेबाजी की है। अब से कुछ देर के बाद केस की जो बाकायदा समाअत है उसका आगाज होगा। आज अदालत ने शहबाज शरीफ के वकला को अपने दलाइल मुकम्मल करने का हुक्म दे रखा है। जी अली। ठीक है, शहबाज शरीफ ने गिरफ्तारी के खदशे पर अदालत से रुजू कर रखा है। नदीम चौधरी, आपने अपडेट की, आपका बहुत शुक्रिया। बहाव कई नशिस्तों में लिखा गया होगा, लेकिन जो कारी है जब बहाव को पढ़ता है तो ऐसे लगता है जैसे किसी एक नशिस्त में लिखा गया। वैसे तो हर नावल ही ऐसा होता है, लेकिन इस नावल के हवाले से पर्टिकुलरली मैं ये सवाल इसलिए करना चाह रहा हूँ कि बहाव एक बहुत ही मुख्तलिफ तजर्बा है, उसकी जुबान, उसकी कैफियत। तो वो जो राइटर है, यानी आप हैं, जब आपने बहाव लिखा तो यकीनन कई नशिस्तों में लिखा होगा, तो वो क्या आपको दोबारा से वो पूरी कैफियत रिकॉल करनी पड़ती थी, वो पूरी जुबान, वो पूरी कैफियत, कि इसकी कंटिन्यूटी किस तरह रही है, उस कैफियत को आपने किस तरह बरकरार रखा मुख्तलिफ नशिस्तों के अंदर? वकार, मैंने सारी जिंदगी एज यू नो सिवाय लिखने का और कुछ नहीं किया जी। मेरा कोई और कारोबार ही नहीं था और काम भी मुझे कोई और नहीं आता था सिवाय लिखने के। तो मैं हमेशा जिस तरह किसी महबूब का इंतज़ार किया जाता, और जाहिर है कि उसके भी मुझे तजर्बे हैं कि महबूब का कैसे इंतज़ार किया जाता है, इस तरह मैं शाम का इंतज़ार करता था जब मैं बहाव लिखता था। ठीक है, आपने कहा कि जज्बात और वो सारा मूड जो बरकरार रखना है, वो एटमॉस्फेयर, जो नुआंसेस देने, तो वो मैंने जितने सफ़े लिखे होते थे, चाहे 150 सफ़ा लिखा होता था, वो मैं दोबारा पढ़ता। अच्छा, इसीलिए आखिरी दिनों में अगर 1-1.5 घंटा मुझे लगता था पिछला पढ़ने में, तो बाकी आधे घंटा मैं लिखता था, क्योंकि वो उसकी कंटिन्यूटी मुझे चाहिए थी। बिल्कुल ठीक। हत्ता कि जब बहाव ख़त्म हुआ है तो मैं वही रह गया उसी खुश्क बस्ती के किनारे। मैं उससे वापस आने में मुझे 6 माह लगे। मैंने 6 माह तक नॉन सीरियस काम तो किए, कॉलम वगैरह नॉन सीरियस होते, कोई क्रिएटिव काम नहीं किया। अच्छा। क्योंकि मैं लिखने बैठता था तो मेरी कलम से वही जुबान जो थी वो जारी हो जाती, और वो जितने किरदार थे उनका मुझे दुख होता था कि वो चले गए, यानी उनका जो सोग था। और इसीलिए एट टाइम्स उन ज़मानों में मैंने सोचा कि इसका मैं दूसरा हिस्सा भी लिखूं, क्योंकि उसमें पारोशनी भी है, वर्चन भी है, चंद और कैरेक्टर हैं। तो वो उससे बाहर आने में मुझे काफ़ी मुद्दत लगी। हम ये काम काज क्यों करते हैं, और मेरे पेट में जो कुछ है वो क्यों है और कैसे है, और ये सब कुछ आगे आगे कैसे चलता है, तुम्हारे माई बाप और तुम और फिर तुम्हारा आगे। मैं तो इस सारी हयाती की बात करती हूँ कि ये क्यों है। हम सब जानवरों की तरह बंधे हुए इसी तरह क्यों चले जाते हैं, जिस तरह हमसे पहले ये बेअंत बरसों से जब ये रुख न थे, और तब तक जब ये रुख न होंगे, तब तक हम ऐसे क्यों चले जाते हैं, अनाज के लिए, अपने बीज को आगे बढ़ाने के लिए इसी तरह हयाती क्यों गुजारते हैं। मेरा सवाल ये है कि वो जो कैरेक्टर्स थे जिसके साथ कारी की एक शदीद उनसियत, और कारी उनके साथ रहना शुरू कर देता है, और बहाव पढ़ने के बाद बहाव से निकलना मतलब चंद हफ्ते लेता है ये सारा मामला। आपको कभी ख्याल नहीं है उन किरदारों को देखते हुए, उस अजीम कहानी को देखते हुए, कि बहाव का एक और हिस्सा ही लिख दिया जाए? उस ज़माने में, आज से, क्योंकि ये शाया हुआ है मेरा ख्याल 92 में, शायद इसको ऑलमोस्ट 30 ईयर्स हो गए हैं जी। और मेरे ज़हन में आया था वो, ये नहीं कि वो बनता ही, मैं उदास हो गया था उन सब कैरेक्टर्स के लिए। मैं बाशिंदा था मौजूदारों का और मैं वापस जाना चाहता था। एक तो बात मैं और अर्ज करना चाहता हूँ जो तहकीक के हवाले से आपने की, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, ये टर्म रीसेंट, ये 47 के बाद राइज हुई, और उसके पॉलिटिकल को मसाइल हैं। आप जितनी भी तहकीक पढ़ेंगे, जितनी मैं पढ़ी है, उन सब में ये जो तहजीब है ये हड़प्पा सिविलाइजेशन कहलाती है। दिस इज हड़प्पा पीरियड। अच्छा, इट्स नॉट इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की इस्तिलाह जो है वे बाद में मुस्तअमल हुई, शायद इसलिए कि पूरे पाकिस्तान पे मुहित करना चाहते थे। लेकिन आप जितने भी मुहक्किक हैं उनकी किताबें पढ़ें तो उनमें हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम आएगा। दैट इज़ वाई हड़प्पा के आप म्यूज़ियम में जाएं, वहाँ पे मौजूदारों की जो 2-3 चीज़ें हैं, एक वो मूर्ति है डांसिंग गर्ल, उसके ऊपर मैंने एक कहानी भी लिखी है, या वो काहन है चादर लेके बैठा हुआ है अजरक,
तो उनके मुजस्समे पड़े हुए और नीचे लिखा हुआ कि हड़प्पन तहजीब के नमूने। अब मुझे तो पता था कि ये क्यों लिखा गया, लेकिन मैंने क्यूरेटर साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि जी ये तो सारी तहजीब ही हड़प्पन है ना, तो इसको इसलिए मोहनजोदारो इज़ पार्ट ऑफ दैट हड़प्पन तहजीब, इसलिए उसके आफ्टर ये जो एंटीक्स हैं उसकी रखी गई। तार साहब, बहाव पढ़ते हुए मुझे मेल गिब्सन की फिल्म है एपोकलिप्टो, वो जहन में मेरे मुसलसल चलती रही। मेरे जहन में ये आता रहा कि बहाव पर तो इससे भी कहीं ज़्यादा शानदार फिल्म बन सकती है। वो कि शायद वो 50% सेंसर हो जाए, लेकिन और फिर दूसरा ये भी है कि इतनी बड़ी फिल्म बनाने के लिए ऑफकोर्स आपको इतना ही बड़ा डायरेक्टर भी चाहिए। आपसे कभी किसी ने नहीं कहा कि बहाव पे एक फिल्म बननी चाहिए, या किसी ने ये ख्वाहिश जाहिर की हो कि मैं बनाना चाहता हूँ? नहीं, यहाँ पे कोई रिवाज नहीं है, इतनी कॉम्पिटेंसी भी नहीं है कि इस किस्म के सब्जेक्ट के ऊपर फिल्म बनाई जाए। दूसरी, मैं हमेशा ये अर्ज करता रहा हूँ कि एक आध एक्सेप्शन के अलावा, अब मैं खुद ही, क्योंकि आप इस प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं इसको कहता हूँ कि ये बड़ा नावल है। जी जी, आप कहते हैं तो इसलिए जी बिल्कुल कहते हैं। किसी बड़े नावल पर आज तक कोई सक्सेसफुल फिल्म नहीं बनी। ठीक। फिल्म इज टोटली ए डिफरेंट मीडिया। उसको आउटर चीज़ें चाहिए, उसको इंसिडेंट्स चाहिए, उनको वाक़यात चाहिए, उनमें शदीद जज्बात चाहिए। नावल जो बड़ा नावल है वो इंटीरियर में सफ़र करता है, अंदर को आप डिपिक्ट नहीं कर सकते। अब उसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ कि हेमिंगवे की बड़ा फेवरेट मेरा है पर्सनालिटी, नॉट राइटर भी है, बड़ी बड़ी फिल्में बनी, ए फेयरवेल टू आर्म्स, सन ऑल्सो राइजेस, स्नोज ऑफ किलिमांजारो वगैरह वगैरह। उसका जो सबसे बड़ा नावल है, उसके ऊपर जो फिल्म बनी वो फ्लॉप हो गई थी, ओल्ड मैन ऑन द सी, क्योंकि वो बड़ा नावल था। गार्सिया मार्कीज की आपने कोई फिल्म आज तक नहीं देखी होगी, क्यों नहीं बनी? बनी होंगी, लेकिन वो बड़े नावल हैं, वो उसके आ नहीं सकते। टॉल्स्टॉय के जितने नावल हैं, कोई भी उस तरह की बड़ी फिल्म नहीं बनी, दर्जनों फिल्में बनी हैं। कहने का मतलब ये है कि जो नावल पे मबनी फिल्म बनती है, अगर वो नावल जो है उसमें ये वाक़यात हों, इंसिडेंट्स हों, साजिशें हों वगैरह वगैरह जो रिक्वायरमेंट होती है जी, तो वो मतलब डेफनी डी मॉरियर के नावल जितने हैं, बड़ी हिट फिल्में बनी हैं उनके ऊपर। जितने भी जो अजमत के से ज़रा नीचे वाले नावल होते हैं, D.H. लॉरेंस का आप देख लें, लेडीज चैटरलीज लवर या सामदान लवर वगैरह वगैरह, बहुत सारी मिसालें। हुसे सारामागो जो मेरा बहुत फेवरेट है, पोर्चुगीज़, बहुत बड़ा उसको मैं मानता हूँ। ब्लाइंडनेस जो है, मतलब है कि इस शायद का शायद सबसे बड़ा नावल है। वो फिल्में कोई भी नहीं हुसे सारामागो की, इस्माइल कतारे के ऊपर फिल्में नहीं है। आप दूर क्यों जाते? कुर्रतुल ऐन हैदर के किस नावल पर फिल्म बनी? नहीं। उदास नस्लें पे फिल्म नहीं बनी जी, काग का दरिया पे नहीं बनी, क्योंकि वो बड़े नावल पे कभी कामयाब फिल्म नहीं बनी। रुख, रेत, शराब, पानी कैसे रेत में गुम होते हैं, रेत पागल कर देती है, इस तरह के एक्सप्रेशंस जो हैं रेत के हवाले से, वो बहाव में बेसिकली, क्योंकि महवर ही रेत और पानी है। आपने सारी ज़िंदगी लाहौर में गुजारी है, तो इतनी जो ज़बरदस्त किस्म के एक्सप्रेशंस रेत के हवाले से, ये रेत से वाकफियत या इसको मुनसियत कहें, ये कब पैदा हुई, किस तरह पैदा हुई? रेत ये ज़रूरी नहीं होता, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया। अगर जिस तरह वही सोच का अमल जो है और मुशाहिदे का, तो वो कहते हैं ना कि आप वो ज़र्रे में, खतरे में दजला वगैरह देख सकते। ये आपकी जो है फैंसी जो है क्रिएटिविटी की, ये उसके ऊपर मुनहसर है कि आप, ठीक है मैंने बसर नहीं किया, लेकिन मैंने बड़े सहरात देखे हैं, अफ़गानिस्तान के देखे हैं, ईरान का दश्त मौत जो उसका नाम है, बल्कि चाइना में गया हूँ तो तकला मकान जैसा डेजर्ट जो है। चुनांचे ज़िंदगी मैंने नहीं की डेजर्ट में, लेकिन मैं उस ज़िंदगी से वाकिफ़ हूँ। तो ये तो नहीं है कि जो कुछ मैं लिखता हूँ उस सब की मैंने एक्सपीरियंस किया हो। एहसासात की सतह पे मैं उसको ट्रीट करता हूँ। और मिर्ज़ा, मतलब हमारे मिर्ज़ा अदीब थे,
अब सहरा की बात की है तो वो मतलब है कि भाटी दरवाजे से बाहर कभी नहीं गए थे, सहरा नवर्द के खजूर लिखी, कभी सहरा नहीं देखा था, लेकिन इतनी हिट थी क्योंकि वो अपनी फैंटेसी के बल पे वहाँ पे